नए भारत में पेश है नकली वैक्सीन। रेबीज की जो वैक्सीन है वो नकली 2023 की बनी हुई वैक्सीन 2025 में पकड़ी जाती है और वो भी फॉरेन एजेंसीज पकड़ती हैं उसको। हमें पता नहीं कि कितनी नकली वैक्सीन मार्केट में होंगी। अगर सरकारी क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट क्या करेगा। बीजेपी के एक पार्षद लोकल लेवल का गुंडा एक स्त्री से उसका बलात्कार करता है, रेप करता है चाकू की नोक पर, फिर उसका वीडियो बनाता है और जब लड़की कहती है कि हम इसको वायरल कर देंगे और पुलिस केस करवाएंगे तो वो बेशर्मी से ऑन कैमरा कहता है कि तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरी सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा। और चूंकि पहली तारीख को हमारा कार्यक्रम हो रहा है तो सोचा कुछ पॉजिटिव खबरें ले लेंगे। मुझे लगे समझ में आया कि पॉजिटिव खबर नाम की कोई चीज होती नहीं है कि इंदौर में दूषित जल पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। इंदौर की जो वाटर सप्लाई है वो देश नहीं एशिया की सबसे महंगी वाटर सप्लाई है। पुलिस चौकी के पीछे दीवार खाली थी, उन्होंने वहां पे एक पेशाब घर बना दिया बगैर ये सोचे हुए कि जहां पे आप पेशाब घर बना रहे हो उसके नीचे से तो ड्रिंकिंग वाटर की मेन सप्लाई लाइन जा रही है। इंदौर का प्रभारी मंत्री खुद मोहन यादव सीएम। इंदौर के 8 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद पिछले 40 साल से बीजेपी का है, राज्य में सरकार बीजेपी की है। तो यदि कोई शर्मदार सरकार हो तो इस्तीफा दे देती है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि इंदौर क्लीनेस्ट है तो मुझे इस बात को सोचने में भी डर लग रहा है कि अगर सबसे स्वच्छ शहर में ये हालात हैं तो बाकी शहरों के हालात क्या होंगे। हम लोग आए दिन खबर पढ़ते हैं कि पनीर, दूध, घी, तेल सब प्रदूषित है, सब में मिलावटें हैं। अभी दवाइयाँ, मेडिसिन, दवाइयाँ प्रदूषित हैं, दवाइयाँ सारी की सारी नकली आ रही हैं दवाइयाँ। तो यही तो रामराज जी लेकर के आए हैं ये लोग। वहां पर जब मंत्री जी लोगों से संवेदना व्यक्त करने गए जिनके घर में मौत हुई है तो मंत्री जी कुर्सी पे बैठे थे और जो लोग जिनके घर में मौत हो गई है वो बाहर जमीन पे बैठे हुए थे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, मेरे दोस्त और देश के जाने माने पत्रकार विश्व दीपक। स्वागत है आप दोनों। नमस्कार और सबको, सारे दर्शकों को हम लोगों की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नया साल अच्छा हो, शांतिपूर्वक बीते। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, शांतिपूर्वक बीते। मैंने सोचा था पंकज जी कि नया साल है और चूंकि पहली तारीख को हमारा कार्यक्रम हो रहा है तो सोचा कुछ पॉजिटिव खबरें ले लेंगे। मुझे लगे समझ में आया कि पॉजिटिव खबर नाम की कोई चीज होती नहीं है। फ्रंट पेज में द हिंदू मैंने देखा और ये 2 दिन से चल भी रहा, आपने देखा ही होगा कि इंदौर में दूषित जल पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है और 13 मौत हो गई। अब 13 हो गई। बताइए, डेट ये कि 13 मौतें हो गई हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे पंकज जी। एक्चुअल मैं आपको बताना चाहूँ इसका बैकग्राउंड में कोई 4 महीने पहले मुझे इंदौर प्रेस क्लब में वहाँ की सूरवी संस्था है, उसने इंदौर की जल समस्या पे लेक्चर के लिए बुलाया था। अच्छा। तो उस समय जो आज इंदौर का कलेक्टर है वर्मा, वो लखनऊ के आसपास के रहने वाले, उस समय वो नगर निगम के कमिश्नर थे। वो भी मंच पे मेरे साथ थे और 1-2 लोग थे। तब मैंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था कि इंदौर जो है देश ही नहीं एशिया का एक ऐसा नगर है जहां के लोग पानी जो पीते हैं उसका खर्चा घी पीने के बराबर होता है। इंदौर की जो वाटर सप्लाई है वो देश नहीं एशिया की सबसे महंगी वाटर सप्लाई है। केवल 22 करोड़ या 23 करोड़ रुपए महीना तो बिजली का बिल है उसका। जो उसका ऑन एन एवरेज खर्चा है 4 रुपए पर क्यूबिक मीटर के हाथ से, पहले वो 27 रुपए हुआ करता था। कहते हैं नर्मदा का पानी आता है वहां पे। तो जब वहां पर मैं अपना लेक्चर दे रहा था तो मेरे थोड़ा सा अतीत विलाप किया मैंने, नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं जिसको, कि मैंने बचपन में इंदौर में कितनी बावड़ियां देखी थी, कितने तालाब देखे थे। इंदौर जहां पर 2 नदियां हुआ करती थी, कान नदी जिसको कहने लगे वो खान नदी है, और पिपलिया पालासरी के बड़े तालाब थे। 665 के आसपास बावड़ी और कुएं थे। उन सबको नष्ट करने के बाद में हम नर्मदा का पानी सबसे महंगा इंदौर में लेके आ रहे। अब इंदौर में वाटर सप्लाई का जो तंत्र है वो एक अलग ही है। ये जो घटना हुई है ये भागीरथपुरा में हुई है। भागीरथपुरा जो है सावर रोड के पास का इलाका है, वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है
तो जब इंडस्ट्रियल एरिया को आया वहां पर, तो बहुत सारे आसपास के जिले के लोग, इंक्लूडिंग गुजरात और राजस्थान के लोग मजदूरी करने को वहां पर बसे। तो इस प्रकार से भागीरथपुरा बस्ती वहां पर बनी, जो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ लगी हुई है। वहां पर हुआ ये कि चूंकि इंदौर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर हो चुका है 6 नंबर पे, तो स्वच्छता के लिए उनको हर जगह गली गली पेशाब घर बना दिए थे। तो वहां पे पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के पीछे दीवार खाली थी, उन्होंने वहां पे पेशाब घर बना दिया, बगैर ये सोचे हुए कि जहां पे आप पेशाब घर बना रहे हो उसके नीचे से तो ड्रिंकिंग वाटर की मेन सप्लाई लाइन जा रही है। अब हुआ ये कि हर देश के हर जगह की जगह तरह वहां पर भी जियो और एयरटेल वेयरटेल ने पाइपों की खुदाई की होगी, तो वो पाइप डैमेज हो गए। वहां की जनता पिछले 15 दिन से कह रही थी कि हमारे यहाँ पानी खराब आ रहा है, और ये ठंड के दिन की बात है, गर्मी के दिनों की बात नहीं है कि पानी का स्वाद खराब है, क्योंकि लेबर क्लास के लोग हैं, कौन परवाह करता है। और अंत में जब वहां पर डायरिया शुरू हुआ, जब 5 लोग मर गए, तब मालूम पड़ा कि ये तो वाटर बॉर्न डिसीज है। और अभी तक 13 डेथ हो चुकी है, जिसमें 6 महीने का बच्चा है, वो बड़ी उम्मीदों के साबाद में बच्चा पैदा हुआ था, वो पेरेंट्स का एकमात्र बच्चा है, उसकी एक अलग दर्द भरी कहानी है। अब इसके पीछे का असल कारण आपको बताऊं। मध्य प्रदेश में क्या है कि किसी भी राजनेता की अफसर सुन नहीं रहे। अच्छा। अफसर सीधे सुन रहे हैं चीफ मिनिस्टर की। इंदौर का प्रभारी मंत्री जो मंत्री जैसे हर जिले का प्रभारी मंत्री होता है, इंदौर का प्रभारी मंत्री खुद मोहन यादव कलेक्टर सीएम है। इंदौर के 8 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद पिछले 40 साल से बीजेपी का है, राज्य में सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद वहां के जो विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय तरीके, उनको वहां का एसडीएम भी नहीं सुनता है। अब हुआ यह कि वहां पर पाइपलाइन, पानी की नई पाइपलाइन डालने का टेंडर का प्रपोजल वगैरह लगभग 5 महीने से एक टेबल पे पड़ा हुआ है। 3 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रपोजल था, वो 4-5 महीने से वो एक टेबल से दूसरी टेबल पे ही है। तो वहां जो विवाद है, ये बहुत सारा राजनीतिक विवाद है। एक्चुअल क्या है कि मोहन यादव ने थोड़ा सा बिहार तरीके का थोड़ा यादववाद मध्य प्रदेश में कर रखा है। वहां पे अधिकांश बड़ी जगहों पर यादवों को बिठा दिया है। और चूंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद इतने सीनियर है कि चीफ मिनिस्टर के आकांक्षी थे, तो वो असंतुष्ट भी थे। उनको उनकी बेइज्जती है कि उनको मोहन यादव, जो उनसे बहुत जूनियर है पॉलिटिक्स में, उसके अंडर में मंत्री बन के रहना पड़ रहा है। उन लोगों की आपस में खटपट चलती रहती है। तो ये एक दूसरे को निपटाने का खेल है, और निपटाने के चक्कर में इसमें जो अफसर है, अफसर इसमें सुल्तान बने हुए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। हम देश में 21वीं सदी, कौन सी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, रॉकेट छोड़ दिया, मिसाइल मार दी, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंदौर सरीके शहर में कोई छोटे कस्बे की बात नहीं है। यदि दूषित पेयजल से लोग मर जाएं, तो यदि कोई शर्मदार सरकार हो तो इस्तीफा दे देती। सही कह रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है विश्वदीपक कि इंदौर को लेकर के जो मतलब सब बनाया गया है, ये साफ सफाई को लेकर, वो असल में एक स्कैम ही है। मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए कि लगातार 8 सालों से स्वच्छता सर्वेक्षण में ये क्लीनेस्ट शहर है बना हुआ है इंदौर, ठीक है। लेकिन अभी आपको याद होगा, अगर कोई क्लीनेस्ट शहर है, मतलब सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां के एक बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से नवजात बच्चों की मौत हो जाए, अगर वो क्लीनेस्ट है शहर। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी मिशन है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारे बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि इंदौर क्लीनेस्ट है, तो मुझे इस बात को सोचने में भी डर लग रहा है कि अगर सबसे स्वच्छ शहर में ये हालात हैं, तो बाकी शहरों के हालात क्या होंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है। असल में देखिए, ये लोग डेटा फजिंग में मास्टर है, माहिर है। मतलब आंकड़ों को अपने तरह से तोड़ मरोड़ करके, उसको विकृत करके
है ना, उसको अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करके इस सारे खेल में ये लोग माहिर है, यही तो इनकी मास्टरी है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के डेटा हो, चाहे वो स्किल इंडिया के डेटा हो, चाहे वो जनगणना के डेटा हो, चाहे वो जीडीपी के डेटा हो। ऐसा ही ये लोग डेटा फजिंग की सरकार है। ये डेटा को जो है उसको तोड़ मरोड़ करके, नष्ट करके, अपनी मेथोडोलॉजी लगा करके। तो इंदौर में जो हुआ है उससे मैं बिल्कुल भी, आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि ये सिर्फ हमारे समझिए कि समय और सौभाग्य की बात है कि हम कब तक इस प्रकार की विपदाओं से, आपदाओं से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल आप सही अपने बात घर है। में अच्छा आर लगवा सकते हैं, हो सकता है कि आपके घर का पानी ठीक हो, लेकिन अगर कभी आपने धोखे से भी बाहर का पानी पी लिया, होटल में, चाय की दुकान में, कहीं रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि रेलवे में जो पानी बिकता है, अब मैं उसको 4 बार उसकी वो देखता हूँ, नॉब देखता हूँ उसकी उसकी बोतल की, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि ये पानी सही है। और ऐसी अब तो बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं कि वहां पे वो गंदा पानी बेचते हैं रेलवे में, उसको नए नए के नाम से नए बोतल में भर करके। अब तो हैंड मशीन आती है विश्व दीपक, हाथ से ही आप जो ढक्कन लगा सकते हैं और वो आपको नॉब भी वैसी ही पैक हो दिखेगी। जाते हैं, हाँ, बिल्कुल पैक हो जाती बिल्कुल। है। तो हमारा पानी खराब ही हमारा रहेगा लेकिन नॉब सही मिलेगी। पानी प्रदूषित है, हवा हाँ। प्रदूषित है, दिल्ली की हवा हम्म, सांस लेने लायक नहीं, हवा प्रदूषित है। हम लोग आए दिन खबर पढ़ते हैं कि पनीर, दूध, घी, तेल सब प्रदूषित है, सब में मिलावटें हैं। अभी अमूल का एक पूरी 250-300 मेडिसिन, दवाइयाँ, मेडिसिन, दवाइयां प्रदूषित हैं। दवाइयां सारी की सारी नकली आ रही हैं दवाइयां। तो यही तो राम राज्य लेकर के आए हैं ये लोग। अकाउंटेबिलिटी राम नहीं है। राज। आपने देखा कि जब उससे पूछा गया, कैलाश विजयवर्गीय एनडीटीवी के एक पत्रकार ने पूछा कि हम्म, उसे उससे उसकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उसने क्या कहा, उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, घंटा। घंटा, जबकि उसको शोभा नहीं देता उस स्तर के आदमी को। सीनियर आदमी है वो, बहुत दिनों से राजनीति में, और उसी के इलाके की घटना है। तो बजाय संवेदना जाहिर करने के, माफी मांगने के, दुखी होने के, ये जाहिर करने के कि हम इसके लिए शर्मिंदा हैं, वो उल्टा जो है अटैक कर रहा है। तो बिल्कुल सही ये कह इवन रहे हैं। यहाँ, सच्चाई है, यही राम राज्य इवन है। इवन यही नहीं है विश्व दीपक, वहां पर जब मंत्री जी लोगों से संवेदना व्यक्त करने गए जिनके घर में मौत हुई है, तो मंत्री जी हम्म कुर्सी पे बैठे थे और जो लोग जिनके घर में मौत हो गई है वो हम्म बाहर जमीन पे बैठे हुए थे। और जब मंत्री जी बाहर निकलते तो मालूम पड़ता है जो इलाके का पार्षद है वहां पेड़ पे झूला पड़ा था, झूला पे टींगे भर भर के फोटो खिंचवा रहा था। अब इस सब का कारण क्या है मालूम है आपको? इसको मंत्री की हिम्मत कैसे हुई कि अनुराग द्वारी से घंटा बोले? देखिए क्या घंटा है बोले, बिल्कुल। कि पिछले पिछले कई सालों से जो विज्ञापन और कॉरपोरेट चंदा और न्यौछावर जिसको कहते हैं, उसके कारण सभी राजनेता मान चुके हैं कि अखबार में छपने वाली खबर वही होगी जो मैं प्रेस नोट भेजूंगा। उन्होंने मान लिया है कि टीवी पे वही बाइट चलेगी जो कहीं का हिरन जोशी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हर जिले में हिरन हिरन जोशी बैठा हुआ है, ये अकेले पीएम हाउस में नहीं है। अब हुआ बिल्कुल क्या, ठीक कह रहे हैं आप। लाल माइक एनडीटीवी दिखा था। अब पत्रकार भी क्या है कि नेताओं से वही पूछते हैं आप आम काट के खाते कि चूस के खाते हैं, तो उनको लगा ये तो सब चापलूस है साले। ठीक है, अब उसको साथ में लगाए तो लाल माइक एनडीटीवी, अरे अपने ही है, अपने अपने का ही है, अडानी जी का ही है। तो उसको लगा नहीं था कि जो अनुराग द्वारी है ये दरबारी वो नहीं बन पाया आगे। हम्म, और सबसे अच्छी चीज है अनुराग द्वारी ने अपनी स्पाइन को जिंदा रखा, वहां पर उनको साफ साफ प्रतिरोध किया कि आप गलत भाषा बोल रहे हैं। बाकी जिलों में तो आप देखते हैं हे हंसते और पत्रकार तो सही साहब बहुत अच्छा बोलो और कछु गाली दे लो हमें। तो ये इस घटना का असलियत भी ये है कि हमने 2025 में पत्रकारिता का लगभग जनाजा उठा दिया है। आप पत्रकारिता का अखबार पढ़ लो या सरकारी डीएवीपी का विज्ञापन पढ़ लो, बराबर मिलेगा। इसीलिए ये घटना हुई है, बिल्कुल सही कह इसीलिए रहे हुई है। हैं। इस लेवल की और कोई असंवेदनशील। इसका कोई विरोध नहीं होगा इसका। आपको बताऊं अभी मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में कम से कम 5 पत्रकारों की पिटाई हुई है और पुलिस वालों ने धोया है। सतना में बीजेपी का एक पार्षद, लोकल लेवल का गुंडा,
एक स्त्री से उसका बलात्कार करता है, रेप करता है चाकू की नोक पर, फिर उसका वीडियो बनाता है। और जब लड़की कहती है कि हम इसको वायरल कर देंगे और पुलिस केस करवाएंगे, तो वो बेशर्मी से ऑन कैमरा कहता है कि तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरी सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये इम्यूनिटी का ये इनका स्तर है। आप सिंगर को देखिए, मैंने आज तक नहीं देखा, जब से मैं समझदार हुआ, थोड़ी बहुत देश में समझ हुई, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बलात्कारी के पक्ष में समर्थन में लोगों ने रैली की हो। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। नहीं, पहले भी हुआ है। आपको कठुआ याद नहीं है? हमें तो याद है, और भी हुए। हाँ, मतलब कठुआ में हुआ, आशाराम बापू के समर्थन में हुआ, ये है मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं विश्वदीपक की महिलाएं सामने इस तरीके से खुले तौर पर बिल्कुल, हाँ, वही मतलब था, बिल्कुल। स्त्रियों ने एक स्त्री के मतलब स्त्रियों ने ही उसके समर्थन में रैली निकाली, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उसकी बेटी बाहर आकर के कह रही कि हमारा बाप जो है निर्दोष है। और तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो आदमी ऑलरेडी एक मर्डर के केस में सजा भुगत रहा है, मतलब वो ऑलरेडी हत्यारा है, वो साबित हो चुका है कोर्ट में। सीबीआई ने जो दलील दी, मतलब एक हत्यारा है, वो ऑलरेडी साबित हो चुका है। उसके समर्थन में इस देश की औरतें जो है रैली निकाल रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की जो हालत है वो इतनी बुरी है कि वो केवल उधार पे चल रही है। आप सोचो कि जो अभी है कि साल के अंत में आखिरी दिन भी 3500 करोड़ का लोन लिया, आखिरी दिन 3500 करोड़ का लोन लिया है, और ये 3 किस्तों में लोन लिया है इसमें। और अब मध्य प्रदेश सरकार का लोन बढ़ के हो गया 4.74 लाख करोड़। बिल्कुल सही, ये कर्जे वाली सरकार है ना। ये स्थिति है इनकी। वित्त व्यवस्था मध्य प्रदेश की इतनी भ्रष्ट है कि सरकार की जो आमदनी है वो केवल लोन का इंटरेस्ट भी नहीं दे सकती। और वहां की जितनी योजनाएं सब इसी तरीके से भ्रष्ट होकर खाई जा रही है। और अब स्थिति ये है कि सिपाही से लेकर और जीएसटी अफसर से लेकर हर विभाग जो है एक प्रकार से लूट रहा है, लिटरली लूट रहा है। क्योंकि पोस्टिंग के रेट इतने बढ़ गए हैं। क्या पहले पोस्टिंग के रेट एक साल के होते थे, 6 महीने के पोस्टिंग के रेट हो गए। आरटीओ में महीने की पोस्टिंग के रेट कर दिया उन्होंने। सिपाही 2 लाख से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। पटवारी की पोस्टिंग के रेट है। इस देश में भैया लूट मची है, लूट तंत्र है, लूट। जो जहां पे जिस स्थिति में है वो सिर्फ बेधड़क तरीके से, अंधाधुंध तरीके से लूट रहा है, सिर्फ लूट रहा है। ऊपर के अपने अधिकारियों को बना के रखता है। मध्य प्रदेश के बारे में तो ये है कि एक जगह मैंने फैक्ट पढ़ा था कि 125 करोड़ रुपए प्रतिदिन उधार ले रही है मध्य प्रदेश सरकार, लगभग 125 करोड़ रुपए प्रतिदिन। और ये लाडली योजना जैसी जो योजनाएं हैं, इनको फंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उधार लेकर ही काम चलाया जा रहा है। सरकार के पास रेवेन्यू नहीं, सरकार के पास कुछ नहीं। वो रेवेन्यू कहाँ से होगा मध्य प्रदेश में? कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार। दरारें दिखती ही नहीं है क्योंकि इतने इश्तेहार चिपका दिए गए, इतना ज्यादा प्रचार तंत्र कर दिया गया है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पंकज जी, एक खबर है, अब तक हम लोग ये देखते आए नकली दवा, नकली सिरप, लेकिन अब नए भारत में पेश है नकली वैक्सीन। रेबीज की जो वैक्सीन है वो नकली 2023 की बनी हुई वैक्सीन 2025 में पकड़ी जाती है, और वो भी फॉरेन एजेंसीज पकड़ती हैं उसको। ऑस्ट्रेलिया और नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और हमारी सरकार इतनी बेशर्म है कि कहती है कि ये ओवर कॉशियस स्टेटमेंट है, मिसप्लेस्ड स्टेटमेंट है। आप सोचिए कितने लोगों की जान गई होगी नहीं पता। और ये जो IIL है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जो ये सरकारी है और ये हेपेटाइटिस बी जैसी वैक्सीन बनाता है। सोचिए, हमें पता नहीं कि कितनी नकली वैक्सीन मार्केट में होंगी। अगर सरकारी क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट क्या करेगा? वो तो हम कोविड के समय देख चुके थे, रेमडेसिविर किस तरीके से नकली बिका है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आप इस देश का देखिए, देश का मूल आधार लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मूल आधार निर्वाचन है। उन निर्वाचन की कमान जिस चुनाव आयोग के हाथ में, यदि
अभिषेक बनर्जी सच कह रहा है कि अंदर जो हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि ये इस देश के एक स्वस्थ चुनाव कराने वाली संस्था पे आप भरोसा कर सकते हो? अभिषेक बनर्जी के साथ में जो कल जो हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पे नाराज हो रहा है, उस पे चिल्ला रहा है, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, और उसने बोला कि आप मनोनीत थे और मैं निर्वाचित हूं, आप में यदि हिम्मत है तो मेरी आपकी जो बातचीत हो रही है इसको लाइव टेलीकास्ट करो। बिल्कुल सही कहा उसने, है ना। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की बदतमीजियां की हैं, जिस प्रकार की ये वोट चोरी के आरोप पे जो तथ्य लेके गए, उसमें बात ही नहीं कर रहे, वो इरिटेट हो रहे हैं, उसको उंगली दिखा रहे हैं। एक सांसद को उंगली दिखा सकता है? तो ये देखिए कि हम किस तरीके से, अभी एक खबर आ रही है कि नागपुर में कुछ पादरीज को अरेस्ट कर लिया, परसों फतेहपुर यूपी में कुछ पादरीज को अरेस्ट कर लिया। कि भाई अपने धर्म का प्रचार करना और अब धर्मांतरण कराना दो अलग अलग चीज। बिल्कुल। प्रार्थना करना एक अलग चीज है। उत्तर प्रदेश में भी एक हल्ला कर दिया, बजरंग दल के लोगों ने स्कूल में जाके मारा पीटी की कि वहां पे मुस्लिम तरीके से प्रार्थना कराई गई। ये मुस्लिम तरीका, ईसाई तरीका क्या होता है? प्रार्थना तो प्रार्थना होती है भाई। हमने तो कभी अपने समय स्कूलों में ऐसा नहीं देखा कि हिंदू प्रार्थना, मुस्लिम प्रार्थना। हम हे प्रभु आनंद आपका ज्ञान हमको दीजिए गाते थे, है ना। दूसरी प्रार्थना भी होती थी हमारे यहाँ। हम में से सर देखिए कि लाखों लोग ऐसे होंगे इस भारत में, करोड़ों लोग होंगे इनफैक्ट, जिन्होंने ईसाइयों द्वारा स्थापित अच्छी स्कूलों से शिक्षा का लाभ ग्रहण किया। अच्छी शिक्षा ईसाइयों ने जो स्कूलें स्थापित की भारत में, निश्चित रूप से कहीं कहीं कन्वर्जन भी हुए होंगे, लेकिन अगर इस हिसाब से कन्वर्जन ही होते स्कूलों में, तब तो भारत की पूरी आबादी ईसाइयत में बदल चुकी होती, सारे हिंदू ईसाई हो चुके होते। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम ऐसे दर्जनों नेता होंगे, दर्जनों क्या मतलब मैं तो कम कह रहा हूं, कम से कम सैकड़ों ऐसे होंगे, हजारों ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा स्थापित स्कूलों से पढ़ाई की होगी। क्या वो कन्वर्ट हो गए? क्या उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया क्या? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात आपने की। और जिन्हें अपने जो ये सवाल है ना कि जिन्हें नाज है हिंद पर, जिन्हें इतना नाज है, तो वो उन्होंने एक अच्छी स्कूल क्यों नहीं बनाई? मैं तो ये सवाल जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि भारत की जो बेहतरीन और सबसे सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने वाले संस्थान है, वो सारे के सारे लगभग हिंदुओं ने भी शुरू किए हैं, कुछ मुसलमानों ने भी शुरू किए हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें से क्रिश्चियन द्वारा स्थापित है, ईसाई मिशनरीज की स्कूल्स हैं, और ये केवल भारत में पूरी दुनिया में है। मेरे साथ तो दो चीज हुई। मैं कुछ दिनों में मसीही विद्यालय छतरपुर में पढ़ाया है मैंने, और मैं बस्तर में लंबे समय तक काम किया था। दो अनुभव सुनाऊंगा। मसीह विद्यालय छतरपुर में विदेशी एजेंसीज जो है वो कंपेशन देती थी बच्चों को। कंपेशन का मतलब ये होता था कि बड़े दिन पे, क्रिसमस के अवसर पर यूरोप के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम किसी एक बच्चे की एजुकेशन के लिए $100 देंगे या 50 देंगे। तो यहाँ से लिस्ट जाती थी कि मसीह विद्यालय में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। उनका कंपेशन आता था, उस कंपेशन से उन टीचर्स की सैलरी जाती थी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो आपको कन्वर्ट करा रहे हैं। बस्तर में मैं आपको बताऊं, बस्तर में बहुत बड़ी संख्या में जैसे मुझको किरीवासन मिले, मिस्टर नायर मिले, जो लोग क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर नायर ने वहां पर पूरी गोंडी की वोकैबुलरी डिक्शनरी तैयार की। किरीवासन ने हल्वी की तैयार कर दी। और वहां पर जो लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, जो अच्छी पोजीशन में, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये एकल विद्यालय या हिंदू संगठन आके जो उत्पात करते हैं, वो असल में इसलिए करते हैं कि जब आदिवासी के पास में एजुकेशन आ जाती है तो उसका जो शोषण है, साहूकारी का शोषण, उसकी फसल को सस्ते में लेने का शोषण, वो खत्म हो जाता है। तो अधिकांश जो ये शोषण करने वाले जो तत्व हैं, साहूकार, बानिया, ये सब आरएसएस और बीजेपी के। बहुत स्पष्ट है, धर्मांतरण किसी भी अच्छे देश के लिए कलंक है। हम सभी धर्मों का सम्मान करें, लेकिन ऊपर वाले ने हमको जिस धर्म में पैदा किया,
हम उसके साथ में ताज जिंदगी जिए, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये आपके लिए वरदान है। और एक हिंदू होते हुए, जैसे मैंने किया है, एक हिंदू होते हुए मैंने कुरान को भी पढ़ा है, बाइबल को भी पढ़ा है, बुद्धिज्म को भी पढ़ा, सिखिज्म को भी पढ़ा, तो मुझे कभी किसी में कोई टकराव नजर नहीं आता। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझको मेरे धर्म को मानने में, यदि मैंने कहीं जाकर किसी मजार पे सलाम कर दिया या किसी गिरजे में अगरबत्ती मोमबत्ती जला दी या गुरुद्वारे में जाकर एक नाम ओंकार करतापुर निरखोन निर्भय पढ़ लिया, तो मेरा धर्म नष्ट हो गया या कम हो गया। मुझे कभी कोई जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। और मेरे शरीर के लाखों लाख लोग हैं। हमको दूसरे धर्म से या दूसरे की पूजा पद्धति से या दूसरे के आराध्य से दिक्कत क्यों है? या तो आप अपनी लाइन को बड़ा करें, आपकी लाइन छोटी है ना। अयोध्या में हमने बहुत अच्छा मंदिर बना दिया, लेकिन 11 साल से आप जेएनयू को नष्ट करने में लगे रहे। यदि मेरी सरकार होती तो मैं दिल्ली के आसपास 5 जेएनयू के स्तर की यूनिवर्सिटी बनाता। सावरकर यूनिवर्सिटी, गोडसे यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, दीनदयाल यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी, और उसका शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर जेएनयू से 20 रखता। लेकिन हमने एक भी नया तो खोला नहीं, जो है उसको और गड्ढा बना रहे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। शिक्षा का स्तर बढ़ते ही समस्या पैदा होती है, सरकार ही चली जाएगी पंकज जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। दूसरी बात यह है कि ईसाई मिशनरियों को दोष दिया जाता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, धनाढ्य मंदिर हैं, हम भी फ्री हैं, तो चाहे तो हिंदू मिशन स्थापित करें, एक नहीं 500 स्थापित करें, एक नहीं 100 हॉस्पिटल स्थापित करें, और इतने धनाढ्य मंदिर हैं, एम्स जैसे सैकड़ों यूनिवर्सिटीज खड़ी की जा सकती हैं, फिर भी हम नहीं कर रहे, तब भी नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद दोष उनको देना है हमें। और रही बात धर्म परिवर्तन की, तो अंबेडकर ने भी धर्म परिवर्तन किया था। जिसकी इच्छा है वो कर रहा है। आप ये समझिए कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? गरीब कर रहे हैं। अगर आपके पास धन है तो आप उनको दीजिए ना। वो आपके धर्म की वजह से भूखे मर जाएं, वो आपके धर्म की वजह से पीड़ित होते रहे, बीमार पड़े रहे, सड़क में पड़े रहे। अगर उनको कहीं से कुछ मिल रहा है, वो ले रहे हैं, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, वो किसी को गाली गलौज तो नहीं। अब आपको एक उदाहरण बताऊं। पंजाब के बड़े हिस्से में, खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर के इलाके, गुरदासपुर, बटाला, जो मंड का इलाका कहलाता, वहां पे बड़ी संख्या में सिख क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड हो रहे हैं जी। वहां जब ये सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से किया, तो वहां उन्होंने बताया कि सवाल ये हो रहा है कि वो जाति के भेद के कारण सिख बने थे, लेकिन आज गांव में यही हो रहा है कि रामदासियों का गुरुद्वारा अलग है, भापों का अलग है, जाटों का अलग है, वो उनको उसके अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो जब जाति के नाम पर जिस नफरत से बचने के लिए वो सिख बने थे, यदि आप वही बरकरार रखोगे तो वो फिर कन्वर्ट हो रहे हैं। वो आपको सिक्की को नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन वो गुरुद्वारे में जाने लगे, सॉरी चर्च में जाने लगे। तो ये मूल हमारे यहाँ धर्मांतरण का जो कारण है, वो ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो जातीय व्यवस्था है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति जाति व्यवस्था में, कुछ जातियों में श्रेष्ठता का अभाव है, हम उसको तो दूर नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ले देकर एक बंगारू बनाया था अध्यक्ष, अब उसका फोटो लगाने से भी बचते हैं। लोगों का तो यही कहना है कि आरएसएस के लोगों ने निपटा दिया था उसको, क्योंकि वो उनकी नीति के खिलाफ था। रही बात नफरत की, तो विश्व दीपक आप देखिए कि ये जो एंजल चकमा का मामला है, इस पर बातचीत करना जरूरी है। ये जो त्रिपुरा के रहने वाला बच्चा था, लड़का था, जो एमबीए कर रहा था देहरादून में, मतलब इस पर एक तो नस्ली टिप्पणी की, मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि ये आखिरकार कब रुकेगा। मतलब भारत में इतनी अधिक नस्ली टिप्पणी हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों के साथ। फिर इसके बाद जब उसने प्रतिरोध किया तो उसको चाकू मारा गया, 15-17 दिन बाद वो लड़का मर गया। कहानी यही नहीं है, कहानी आगे है। उसका पिता कहता है कि पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट की, एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे थे, और पुलिस में मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो ये साफ कह रहे हैं कि रेसिज्म का मामला ही नहीं है ये। और वो अंतिम दिन तक वो लड़का कहता रहा कि मैं भारतीय हूं, मैं भी उनकी तरह भारतीय हूं। इसका मतलब मुद्दा रेसिज्म का ही था।
लेकिन ना पुलिस रिकॉग्नाइज कर रही है, ना सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है। उत्तराखंड की हालत तो बहुत खराब है, चाहे अंकिता भंडारी का मामला ले लीजिए आप, चाहे पूरे पहाड़ों का मामला ले लीजिए, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भी राम राज्य की वाली सरकार है, उत्तराखंड में भी राम राज्य वाली सरकार है, और केंद्र में तो है ही। कुल मिलाकर के जो राम राज्य की तीन तीन सरकारें हैं, ठीक है, उन्होंने जो भारतीयता की परिभाषा को ऐसे विकृत कर दिया, उसको ऐसे गढ़ दिया है कि आपसे जो है, जो अलग अलग रूप के लोग हैं या चेहरे मोहरे के लोग हैं, उनसे जो है रोज भारतीयता का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और मांगने वाले कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो कितने भारतीय हैं, जब आप इसकी तफ्तीश करिए तो पता चल जाएगा कि भारत क्या है। असल में बात यह है कि अगर मेरा मानना यह है कि अगर ये बहुत दिन तक अगले 10, 15, 20 सालों तक सरकार रह गई और इसी तरीके तत्वों को, जाहिर सी बात है, उनको समर्थन मिलेगा तो भारत का विभाजन करवा देंगे ये लोग। मेरी आशंका है, ये डर है। आज पूरे मणिपुर में समझिए आपकी, पूरा मणिपुर एक तरीके से अलगाव की मानसिकता है, पनप चुकी है वहां पर। त्रिपुरा में जिस जगह पे इसको मारा गया, जिस इलाके का था ये चकमा, वहां पे एक दिन मुझे कांग्रेस के नेता मिल गए थे, गौरव गोगोई। वो बता रहे थे कि उसके इलाके में बहुत सारे और खूबसूरत शिव मंदिर हैं, बहुत सारे। यस, वो तो पुराना इलाका है वो लोग। बिल्कुल, जिस इलाके से वो चकमा था, उस इलाके में बहुत सारे शिव मंदिर है, बहुत एक से एक सुंदर विशाल भव्य शिव मंदिर पुराने। सब वो शैव पूजा पद्धति वहां अपनाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में बहुत सारे लोग वैष्णवाइट हैं, विष्णु की पूजा करते हैं। रणदीप हुड्डा ने जिस तरीके से शादी की थी, अगर आप उसका इमेज देखें, आप उसकी शादी की, तो जिस तरीके से बिल्कुल कितना खूबसूरत था वो। तो बात यह है कि अगर भारतीय होने का मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां पे सबसे ज्यादा लोग लंपट, उजड, बर्बर और हिंसक है, अगर यही है भारतीय होने का मतलब, तब तो फिर हमें खुद एक समय ऐसा आएगा जब मुझे खुद अपनी ये पहचान छोड़नी पड़ेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में कि मैं कहूंगा कि मैं भारतीय नहीं हूं और नहीं होना चाहूंगा, अगर भारतीय होने का यही मतलब है। तो दक्षिण भारत के लोगों से आप रोज सर्टिफिकेट मांगते हैं, वहां अलगाववाद नहीं पनपेगा। असेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों का ये है और तमाम लोगों का ये है कि उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको बहुत संघर्षों के बाद, तमाम तरह के शांति सुलह समझौते के बाद एक तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया गया था, वहां पर इस तरह की भावनाएं लगातार एक बार फिर से भड़क रही है, फैल रही है। आप गौरव गोगोई के राज्य की बता रहा हूं मैं आपको। कार्बी आंगलांग की बात दिल्ली के मेन स्ट्रीम अखबार नहीं कर रहे हैं, वहां पिछले 15 दिन से आग लगी हुई है। वहां के जो लोकल आदिवासी, जब आपने वहां पर अपर असम में मियां मुसलमान को भगाना है, उनको अवैध घुसपैठिया घोषित किया, तो अब कार्बी आंगलांग इलाके में वहां पर जो सालों से बिहारी रह रहे हैं या बंगाली भाषी हिंदू रह रहे हैं, वो उनको ऐसी तैसी कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, ये बाहरी हैं। और वहां पे जो झगड़ा हो रहा है वो उन 35% आबादी को लेकर हो रहा है कि इनको बाहर निकालो। और अब हेमंत शर्मा से बोला नहीं जा रहा है, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं कि हम कोर्ट का आदेश लेंगे इसके ऊपर। भाई, छठी अनुसूची के अंतर्गत क्या ये तय है कि आप दूसरे लोग उस एरिया में नहीं रह पाते, इसका कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं। लेकिन जब आपको वोट चाहिए होते हैं, तब बिहारी और बंगाली जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, और जब वो मारे काटे जाते हैं। मूल बात यह है कि जब आप एक बार अलगाववाद की आग लगाते हैं ना अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो वो फैल करके कहां पे कौन सा रूप धर लेगी, ये आपके वश में फिर एक सीमा के बाद नहीं रह जाता है। मणिपुर में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन्होंने उस आग को हवा दी, और स्थिति ये है कि आज भी वहां पे 2 साल हो गए, 65-70 हजार लोग अभी भी कैंप में रह रहे हैं, 100-200 लोग मारे गए, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ वहां पर। एडमिनिस्ट्रेशन वहां जीरो है, वहां पे आर्मी के अलावा कोई जा नहीं सकता, आर्मी भी नहीं जा सकती। इनफैक्ट बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी जगह आर्मी भी नहीं जा सकती वहां पर। तो बात एक तरीके से आपने उस हिस्से को भारत से तो अलग ही कर दिया ना। कल को वहां पे कोई फॉरेन पावर, कोई फॉरेन कंट्री, जानते हैं आप, घिरे हुए हैं हम ऐसे देशों से, वहां पे जाके ऐसी कोई हरकत करे तो आप क्या करेंगे, आपको कौन बताएगा वहां पर। तो किसी भी देश का पहला जो डिफेंस होता है वो वहां के लोग होते हैं। कारगिल में किसने बताया था आपको कि घुसपैठ हो रही है? आपकी सेना को तो पता भी नहीं था, चरवाहे ने बताया था। लद्दाख में अभी किसने बताया आपको? वहां के लोकल चरवाहे ने बताया, वहां के लोकल आदमियों ने बताया। जब आप अपने लोगों को
अलग कर देंगे अपने आप से, तो आप कब तक एक रह पाएंगे? आप कब तक इस देश को आप एकजुट रख पाएंगे? और इस टाइप के तत्वों को रोका भी नहीं जा रहा है पंकज जी। आपने वो वीडियो देखा होगा, रोका उसका नहीं जा बड़ा खतरनाक वीडियो है इसका, यति नरसिंहानंद का। कितना बिल्कुल। जाहिल और बदतमीज आदमी है वो, आप सोचिए। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि महामंडलेश्वर पद्धति कौन सी पद्धति है। पूरी दुनिया भर में मतलब हमारी बेइज्जती होती होगी, वो आदमी वो तो खुलेआम ममता कह रहा है कुलकर्णी भी है, कि जी। वो तो ममता कुलकर्णी भी है महामंडलेश्वर। हाँ आप बिल्कुल। भी बन सकते हो, थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक बिल्डर था गाजियाबाद में, इस समय जेल में, सचिन दत्ता, वो भी महामंडलेश्वर बन गए थे, फिर बाद में फिर वो धोखाधड़ी में जेल चले गए। तो ये भी महामंडलेश्वर हैं, यति नरसिंहानंद। बड़ी खराब भाषा है उस आदमी की। और ऐसा लगता है कि ना पुलिस को भाषा समझ में आ रही है, और योगी जी को तो मान लो हो सकता पता ही ना हो, उसके खिलाफ 2 बार यहाँ की जो पुलिस है गुंडा एक्ट की फाइल बना के भेज चुकी है कि इसको एनएसए में बंद करो, लेकिन कलेक्टर से आगे ही फाइल नहीं जाती है। कलेक्टर से आगे फाइल जाती नहीं है। हाँ, पुलिस परेशान है, ये पिंकी चौधरी से भी, ये दक्ष चौधरी से भी, ऊपर से इनको, क्योंकि पुलिस कब तक ये झेलेगी भाई? भाई पब्लिकली न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, रोज ही हो रहा है। अभी परसों ही मुरादनगर में उन्होंने होटल में एक में मारा पीटी की, या चर्च में मारा पीटी की। अभी पिछले 1 हफ्ते की 8 घटनाएं अकेले गाजियाबाद जिले की है इसकी। भाई तलवार बांट रहे थे लोग कुछ। हाँ, गाजियाबाद में तलवार। अरे तो मेरे घर के पास में तो आपको भी मिली कि नहीं तलवार? आपको मिली नहीं तलवार? मुझे जरूरत नहीं है यार। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि वो आपको देने आए कि नहीं देने आए। वो मेरे को कोई सुरक्षा का यानी आप सोचो, देश में आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, लाइन ऑर्डर नहीं है, लड़कियों की, देश की रक्षा पिंकी चौधरी तलवार से करेंगे। पिंकी आप चौधरी सोचो कि आप क्या हो? एक कितना बड़ा तंत्र है जिस देश का है, 13 करोड़ आबादी के लिए यहाँ पर 70-80 लाख पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो तलवार बांटेंगे छठंकी चाचा। वो तलवार एक दिन, मेरा तो ये मानना है सर कि एक दिन वो तलवार हम लोगों के खिलाफ चल जाएगी। अब जो भी करना हो वो तो जिस दिन टिकट पासपोर्ट कटा होगा उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये कि हम इस देश को तलवार ही क्यों बना रहे हैं? हम क्या जरूरत है? हमने इनको आज की तारीख तक कभी बेहतर शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ट्रैफिक के लिए तो लड़ते नहीं देखा। हमने आज तक इनको हिंदुओं की शादियों में आडंबर ना हो, दहेज ना हो, जाति व्यवस्था ना हो, इसके लिए लड़ते भी नहीं देखा। बिल्कुल है ना? और उसे यूपी, जिस बरेली में आप चर्च में मारा पीटी करते हो, जिस बरेली में आप एक नर्सेस स्टूडेंट जो पार्टी कर रही थी उसको केवल इसलिए पीटती हो क्योंकि उसका मुसलमान था, उसकी बरेली का सुंदर वीडियो आ रहा है कि एक कबाड़ी वाले मुल्ला जी ने किस तरीके से औरत की जान बचाई। ये भी तो इसी देश में हो रहा है ना। वो कहते हैं हिंदुओं तुम जो है समझदारी करो, इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं से भटको मत, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, उनका बड़ा एजेंडा है। फिर मैं घूम के आ रहा हूँ आपको, क्योंकि समस्या वही है कि जो हमारे कार्यक्रम का मैंडेट है कि हमारे अखबार हैं, जो हमारा मीडिया है, उसकी असल में जब रीढ़ खड़ी हो जाएगी तो इस पर हम चर्चा कर, समाज चिंतित है इसको लेके। लेकिन हर व्यक्ति ऐसे लोगों से लड़ नहीं सकता है, हर व्यक्ति ऐसे लोगों से भिड़ नहीं सकता है। और उस पोजीशन में कि जब प्रशासन का बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा हुआ है। ये लोग कौन है? ये जमीन पे कब्जा करने वाले लोग हैं, ये लोग अवैध वसूली करने वाले लोग हैं। भाई आप बताइए ना, यदि मैंने 200 तलवार बांटी, एक तलवार 500 रुपए की, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसे का ही खेल है बेसिकली। आप दिन भर 5 गाड़ियों में घूम रहे हो लुच्चे लेके, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आखिर गाजियाबाद दिल्ली की सीमा पे, ज्ञानी बॉर्डर पे जो फटफटे चलते हैं सीमा से लेकर और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक,
हर चक्कर 100 रुपए कौन वसूलता है उनसे? ट्रक सड़क पर पार्किंग करते हैं, इस रोड के बाद 10,000 ट्रक पर डे खड़े होते हैं, 800 रुपए घंटे के हिसाब से कौन वसूली कर रहा है? ओफो। अरे उसको छोड़िए, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। करोड़ों का धंधा है ये। जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे हर दिन जो है कहीं न कहीं एक अलग इलाके में साप्ताहिक बाजार लगता है सब्जियों का। कभी संडे कहीं मंगल बाजार कहते हैं, कहीं उसको गुरु बाजार कहते हैं, कहीं शुक्र बाजार कहते हैं, बिल्कुल बुध बाजार कहते हैं उसको। उसमें सब्जियों के ठेले लगते हैं और तमाम चीजें भी होती हैं। और एक बाजार में मेरा ख्याल है कि कम से कम 5,000 ठेले तो रहते होंगे क्या सर, या 10,000 ठेले रहते होंगे? यस, 5,000 कम से कम है। बिल्कुल। और मुझे हाल फिलहाल पता चला कि वो ठेले किराए पे होते हैं। और उस ठेले के जो ठेले का जो किराए पे लोग देते हैं, वो लोग, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के पास बाजार लगेगा तो उसका टेंडर निकलता है, बकायदा ठेका निकलता है उसका, उसकी रसीद होती है, रसीद होती है। और उस ठेके के लेकर के बड़े बड़े गैंगस्टर अपराधियों में मुकाबला होता है। और आप ये समझिए कि हर ठेले से 50 रुपए 100 रुपए पर डे हर दिन लिए जाते हैं और वो 7 दिन घूम घूम के लगाते हैं। अकेले ठेला नहीं होता है। हाँ। जो ये शादियों में जो लकड़ी की जो टेबल होती है ना फोल्डिंग वाली, वो लगती है। जब बरसात हो जाती है तो जमीन की टेबल लगती है, प्लस एलईडी लाइट जलती है, भी किराए पे चलती है वहां पर, जो बैटरी से चलती है। एक हाट बाजार में कम से कम 5,000 लाइटें चलती हैं और जो लाइट का किराया होता है 200 रुपए पर डे होता है। तो समझिए एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। इसमें कोई पेटीएम काम नहीं करता है, कोई पेटीएम नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। कैश बस जय श्री राम बोलो, अब जय श्री राम बोलो और करते चले जाओ। ये हजारों करोड़ की ये इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी। ये मुझे हाल फिलहाल पता चला ये बात। मुझे लगा कि ठेले सब्जी वाले के होते होंगे, नहीं, सब्जी वाले अलग हैं, ठेले वाले अलग हैं, और वो लाइट बेचने वाले जिसको पंकज जी कह रहे हैं वो अलग हैं। और ज्यादातर जो सोचो 10,000 ट्रक पर डे, 800 रुपए पर ट्रक, 8 घंटे। केवल ये वाकया है मोहन नगर से लेकर ज्ञानी बॉर्डर तक का। बाकी 8 बॉर्डर्स पे भी ये होता है। तो आप सोच लीजिए कि क्या ये कौन सी इकोनॉमी है, कौन लोग वसूली कर रहे हैं। तो इसका मतलब संगठित होकर पैसा जाता होगा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज सेक्टर, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी मैं आपको घटना बताता हूँ, गाजियाबाद में वो क्या कौन से चौधरी नूरानी तेल वाले, रूहानी तेल वाले, वो आए थे, ठीक है, 4 दिन पहले। जब पूरे इलाके में घना कोहरा है, तब एनएच नेशनल हाईवे पे, मेरठ एक्सप्रेस वे पे उन्होंने सड़कों के ऊपर कई किलोमीटर लंबाई तक कपड़े के भगवा झंडे लगा दिए। जिन्हें उसको जो होता है पाट दिया, उसको रख के सब जगह उन्होंने उस पे बैनर लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दिए, जो इलीगल है। नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते रोड को। बिल्कुल। वो आप सोचो कि यदि 10 फीट ऊंचा और कई किलोमीटर लंबा यदि भगवा कपड़ा है तो कितने लाख रुपए का होगा। वो कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? 5,000 झंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेके आगे पीछे घूम रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो? ये पैरेलल इकोनॉमी कई तरह से तो बाई प्रोडक्ट होते हैं। अभी एक आरटीआई में मालूम पड़ा कि मोदी जी की सभा के कितने खर्चे होते हैं। लखनऊ में तो अभी देखो ना, उन्होंने कितना सड़ा खाना फेंका था, तो इसमें भेड़ मर गई थी। ये सब पैरेलल इकोनॉमी के ही तो प्रोडक्ट होते हैं, कहाँ से आते नहीं तो पैसे। और अब ये 2026 में भी चलता रहेगा, अभी तो रुकने वाला नहीं है कहीं। बच्चा बच्चा राम का है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।